वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग आरआरबी एलपी भर्ती 2024 का सीबीटी 1 का जो प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें दोस्तों हमारा फिजिक्स यानी हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, द्रव्यमान यानी कि मास और न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। दोस्तों, इन दो चैप्टरों को हम यानी कि ये यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक जो दी गई है, इन्हीं से लिए गए हैं। दोस्तों, ये जो बुक है हमारी प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो से हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों जी, आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, वहां से आप लोग जुड़ करके अपने किसी प्रकार के डाउट या को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 6 बजे होती है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास भी जल्द ही मिलने वाली है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे द्रव्यमान और न्यूटन के गति के नियम के जो चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें टोटल 249 नंबर से लेकर के हम लोग 311 नंबर तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे हल करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा ये पार्ट 5 होगा और इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 4 तक हल कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। दोस्तों, अगर आप ना देखे हो तो रेलवे एएलपी भर्ती 2024 साइंस नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट बना है, जहां से आप लोग जाकर के इन सारे क्वेश्चनों को या सारे पार्टों को आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए इस बार कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं: द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन और गुरुत्वाकर्षण। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कहा गया कि निम्न किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों, क्या पूछा है? नहीं होता है। क्या नहीं होता? परिवर्तित नहीं होता है। तो वो हो जाएगा हमारा द्रव्यमान का जो है उसका स्थान बदलने पर इसका वैल्यू जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 249 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों, क्या पूछा गया है? इस समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं: गति, समय, द्रव्यमान और त्वरण। इन क्वेश्चनों को जो हो जाएगा हमारा डिफरेंट जो समूह बनेगा वो हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान। और बाकी के ये तीनों जो हमारे हैं, ये तीनों जो दिए गए हैं गति, समय और त्वरण, ये कहीं ना कहीं इन तीनों का एक समूह होता है। लेकिन दोस्तों, हमारा द्रव्यमान का जो है ये इन समूह से बिल्कुल डिफरेंट समूह का है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो समय दिया है, त्वरण दिया गया है और गति दिया गया है, ये रेखीय गति के चर है। ये किसके गति है दोस्तों? रेखीय गति के चर है। गति भी, समय भी और त्वरण ये रेखीय गति के चर है। लेकिन द्रव्यमान जो है ये हमारा रेखीय गति के चर का अवयव नहीं है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 का हमारा द्रव्यमान जो हो जाएगा इस समूह से सम्मिलित नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 250 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। दोस्तों, अगर किसी वस्तु का हमको जड़त्व मापेंगे तो उसकी इकाई पूछा गया है। तो दोस्तों, उसकी इकाई क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, तापमान हो जाएगा या फिर दोस्तों आयतन हो जाएगा। तो किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए दोस्तों उसका इकाई जो होता है वो द्रव्यमान होता है। यानी कि 251 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 252 नंबर। और 252 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। दोस्तों, त्वरण का कहलाता है या जड़त्व का कहलाता है या संवेग का कहलाता है या फिर दोस्तों गति का कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। अभी यही क्वेश्चन जो हमारा 251 में पूछा गया था, सेम दोस्तों यहाँ पे पूछा गया जड़त्व मापने की इकाई पूछा गया था द्रव्यमान। अब यहाँ पे उल्टा करके क्वेश्चन को पूछ लिया गया। अब इस जगह पूछा गया है कि द्रव्यमान मापन किसका मापन कहलाता है। दोस्तों, किसका हो जाएगा? जड़त्व का कहलाता है। यानी कि वही 51 वाला नंबर वाला क्वेश्चन को यहाँ पे उल्टा करके पूछ लिया गया। 252 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 252 के बाद दोस्तों 253 नंबर। और इस पे कहा गया है कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है। दोस्तों, देख लीजिएगा, अभी भी वही सेम क्वेश्चन है। कह रहा है वस्तु के जड़त्व को किसमें मापा जाता है दोस्तों? द्रव्यमान में मापते हैं हम लोग। यानी 253 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 53 के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछे गए हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर जो रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं उन सारे प्रीवियस ईयर के वाले ही सारे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सीरीज जो हमारी है आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे
253 के बाद दोस्तों 254 नंबर, और इस पे दिया गया है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा हो जाएगा, द्रव्यमान की परिभाषा पूछी गई है, तो किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि हमारा देखा जाएगा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, यानी किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ये भी दोस्तों हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 24/10/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है। द्रव्यमान बटे आयतन जो हमारा दोस्तों क्या होता है, वो होता है दोस्तों हमारा घनत्व, संवेग, जड़त्व, बल। तो द्रव्यमान बटे आयतन हमारा घनत्व होता है। 255 का ए के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक घनत्व बराबर हमारा फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे यहाँ पे आयतन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और अगला हमारा 55 के बाद दोस्तों 56 नंबर पे आएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। ऊर्जा कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है, घनत्व कहलाता है, या फिर द्रव्य कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो 256 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है दोस्तों, घनत्व कहलाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों 256 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन में दिया गया है, इस पे कहा गया कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। दोस्तों भार यहाँ पे हमको कितना बता दिया गया, भार हमको बताया गया है डब्ल्यू को वैल्यू बता दिया गया दोस्तों 200 न्यूटन है। और फिर यहाँ पे दोस्तों जी का मान देख लीजिए, हमें बता दिया गया है, जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और फिर इसमें हमको निकालना क्या है, उसका द्रव्यमान ज्ञात करें, यानी कि हमको एम का वैल्यू ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। अब दोस्तों हम फार्मूला जानते हैं, भार बराबर यानी कि डब्ल्यू बराबर mg, ये फार्मूला होता है हमारा डब्ल्यू बराबर mg। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। डब्ल्यू का मान हमारा यहाँ पे दिया गया है 200 न्यूटन, और फिर यहाँ पे m का मान हमको नहीं पता है, और g का मान पता है दोस्तों 10। तो ये जीरो से इधर का जीरो हमारा कट जाएगा, तो m का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 10 किलोग्राम आ जाएगा, 10 किलोग्राम। यानी कि यहाँ पे 10 नहीं दोस्तों तो 20 बचेगा ना, तो हमारा 20 किलोग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 20 किलोग्राम, यानी कि हमारा जो यहाँ पे इसका द्रव्यमान हो जाएगा 20 किलोग्राम का। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 257 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 के बाद दोस्तों हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि बल बटे त्वरण किसका फार्मूला होता है। दोस्तों संवेग का होता है, गति का होता है, द्रव्यमान का होता है, या फिर दोस्तों दाब का होता है। तो बल बटे त्वरण जो होता है हमारा, वो दोस्तों द्रव्यमान का हमारा फार्मूला होता है। किसका होता है दोस्तों, द्रव्यमान का। तो 258 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों देखें, हम फार्मूला जानते हैं, होता क्या है कि न्यूटन के दो तीन नियम जो हमारा होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए न्यूटन का द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। न्यूटन का द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। यहां से दोस्तों हमारा पूछा है बल बटे त्वरण हमारा a होता है, तो F हमारा F बटे a आ जाएगा, और इधर हमारा m, तो यहाँ पे हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। तो यानी कि ये m हमारा क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बटे बल बटे क्षेत्र त्वरण, यानी कि F अपान a आ गया। त्वरण को दोस्तों हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, आप ऐसे लिख लीजिएगा, कैपिटल ए तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे स्मॉल ए लिखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा 258 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे 259 नंबर क्वेश्चन। इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों द्रव्यमान नहीं प्रभावित करेगा, शीर्षलंब नहीं प्रभावित करेगा, पृथ्वी का आकार नहीं प्रभावित करेगा, या फिर दोस्तों गहराई नहीं प्रभावित करेगा। तो 259 का जो हो जाएगा हमारा, कह रहा कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान, यानी कि 259 का हमारा एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 260 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया है कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है ग्रुप डी में।
तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे सबको बता दिया गया, भार हमको W बता दिया गया दोस्तों 450 न्यूटन बता दिया गया, और हमको द्रव्यमान यानी कि M ज्ञात करना है। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे तो G का वैल्यू हमारा यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमने मान लिया, और अब हमको निकालना है W बराबर, हम दोस्तों फार्मूला जानते हैं mg। तो W का मान हमारा यहाँ पे दोस्तों दिया गया 450, M का वैल्यू हमको नहीं पता और G का मान हमको पता है 9.8। यहाँ से अगर हम M का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 450 अपान का 9.8 हो जाएगा। पॉइंट से हमने इसको जब हटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4500 अपान का हो जाएगा 98 हो जाएगा। 98 से जब हम 4500 को कट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी बन जाएगी 45.9 पॉइंट दोस्तों 45.9 केजी बन जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बन जाएगा दोस्तों 45.9 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ये हमारा दोस्तों डी के साथ मैच हो रहा, इसलिए हमारा 260 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 261 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमको सब कुछ बता दिया गया, भार हमको बता दिया गया 980 न्यूटन का, और यहाँ पे G का वैल्यू हमको बता दिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बता दिया गया। हमको द्रव्यमान यानी कि मास निकालना है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमको M का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं फार्मूला W बराबर होता है mg। दोस्तों W का मान यहाँ पे दिया गया है 980 दिया गया है, और M का वैल्यू हमको नहीं पता है, और G का वैल्यू पता है 9.8 पता है। यहां से अगर दोस्तों हम M का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 980 बटे हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9.8, ये पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया दोस्तों। यहाँ पे 98 से 98 हमारा कट जाएगा, फाइनली हमारा यहाँ पे वैल्यू बचेगा 100 kg। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे दोस्तों हमारा M का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा 100 kg आ गया, और यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा 261 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 261 के बाद दोस्तों हम लोग 262 नंबर क्वेश्चन। 262 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे देखते हैं, इस पे दिया गया है, कहा गया किसी ऑब्जेक्ट का डॉट डॉट नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। दोस्तों क्या नहीं बदलता, वेग नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता, गति नहीं बदलता, या फिर दोस्तों भार नहीं बदलता। तो किसी ऑब्जेक्ट का डॉट डॉट नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो वो दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जो होता है वो नियत होता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। यानी कि 262 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे हम लोग 263 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा है कि किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान यानी कि m निकालना है। तो सब कुछ हमको पता है, यानी कि संवेग हमको पता है। संवेग को दोस्तों हम क्या करेंगे, w से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यानी कि संवेग जो हमारा 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिया गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, w का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये w का मान दिया गया 50 किलोग्राम मीटर और सेकंड, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे और आगे अगर हम देखें तो हमारा ये दिया गया, इसका वेग दिया गया दोस्तों, यानी कि वेग जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। यानी कि ये हमारा दोस्तों क्या वर्क करेगा, ये करेगा g का वर्क करेगा। तो ये हमारा g का वर्क करेगा, तो यहाँ पे हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और हमको द्रव्यमान यानी कि m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा w बराबर आ जाएगा mg। तो w का वैल्यू हमको यहाँ पे पता है 50, और m का वैल्यू हमको नहीं पता है, m को m ही रख देंगे, g का वैल्यू 5 रख देंगे। 5 से अगर इसको हमें 50 को कट कर देंगे दोस्तों तो m का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 10 kg आ जाएगा। यानी कि देखा जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन हमारा 10 kg राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 263 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 263 के बाद दोस्तों हम लोग 264 नंबर क्वेश्चन, और इस पे दिया गया है कि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने का सूत्र है। द्रव्यमान दोस्तों हम जानते हैं फार्मूला F बराबर होता है ma। क्या होता है दोस्तों, फार्मूला F बराबर ma। द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, m बराबर, तो दोस्तों यहाँ पे F बराबर हमारा हो जाएगा ma। तो m बराबर हमको वैल्यू निकालना है, तो बन जाएगा हमारा F अपान का ये a बन जाएगा। तो F अपान का a दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा द्रव्यमान बराबर दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अब देखेंगे न्यूटन के गति के नियम, यानी कि जो अब यहाँ से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे दोस्तों। न्यूटन के गति नियम, न्यूटन के गति
के नियम हम लोग यहाँ से देखने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा अगला अध्याय शुरू होता है। यहाँ से दोस्तों हमारा 265 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। कहा गया है पहला ऑप्शन, जब हम पैदल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा पॉइंट दिया गया, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। फिर कह रहा है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना। दोस्तों ये जो हमारा हो जाएगा यहां से, यानी कि सी ऑप्शन, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? न्यूटन के गति का पहला नियम हमारा हो जाएगा। पहला नियम पूछा है तो न्यूटन के गति का पहला नियम हमारा हो जाएगा, जब एक बस अचानक शुरू होती है यानी चलती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। तो 265 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं, ये जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है, इसमें क्या होता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के न्यूटन का प्रथम नियम हमारा ये बना जाकर के, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और ये दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये न्यूटन के प्रथम नियम हो गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 265 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 265 के बाद दोस्तों हम लोग 266 नंबर यहाँ पे कहा है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डाट डाट के कारण होता है, मुक्त पालन के कारण, वेग के कारण, जड़त्व के कारण या फिर दोस्तों आवेग के कारण। यह हो जाएगा दोस्तों हमारा जड़त्व के कारण ऐसा होता है। जब हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां क्या होती है, टूट करके नीचे गिर जाती हैं, यानी कि पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो ये कौन सा कारण होता है दोस्तों? ये जड़त्व का कारण होता है। यानी कि 266 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 266 के बाद दोस्तों अगला 267 नंबर। इस पे कहा गया कि गति का तीसरा नियम डाट डाट और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। बस दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, कहा गया गति का तीसरा नियम, वो गति का तीसरा जो नियम हमारा होता है तो वो होता है दोस्तों कुल मिलाकर के वो होगा जाकर के v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2as। ये होता है गति का तीसरा समीकरण होता है। क्या होता है? ये होता है हमारा गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण होता है। ये बात हो गई। अब उसके बाद देखा जाए तो कहा गया है गति का तीसरा समीकरण जो है, तीसरा नियम मतलब किस डाट डाट और वेग के बीच संबंध स्थापित करता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा स्थित और वेग के बीच ये पूछा जाता है पेपर में, दोस्तों ध्यान से रखिएगा। तो गति का तीसरा समीकरण है वो स्थिति और वेग के बीच संबंध स्थापित करेगा। स्थित और वेग के बीच संबंध स्थापित करेगा, संबंध स्थापित करता है या स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। तो ये बातें हो गई दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 267 के बाद दोस्तों 268 नंबर। और यहां पे जो दिया गया है, कहा गया कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? तो यहाँ पे 268 नंबर में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को अगर हल किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले अगर पिस्तौल का वेग हम माने तो पिस्तौल का वेग v मीटर प्रति सेकंड की वेग से पीछे हटती है। अगर हम पिस्तौल को कहें तो पिस्तौल जो है v मीटर प्रति वेग से पिस्तौल को जब हम गोली चलाते हैं तो पीछे झटका लगता है, तो उसी को मान लेते हैं कि वो v मीटर प्रति सेकंड की वेग से पीछे झटका लगता है। तो यहाँ पे अगर देखिए पिस्तौल का संवेग, अगर हम यहाँ फार्मूला हल करें, यहाँ पे लगाते हैं पिस्तौल का संवेग बराबर, पिस्तौल का संवेग बराबर दोस्तों यहाँ पे हम कर दें, आगे यहाँ पे माइनस कर दें गोली का संवेग, या फिर दोस्तों यहाँ पे कर दें माइनस गोली का संवेग, या दोस्तों इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं गोली का संवेग। अभी मैं बताता हूं इसको दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, पिस्तौल का संवेग और फिर यहाँ पे पिस्तौल का संवेग आगे आप लगा दीजिए प्लस, और प्लस यहाँ पे करने के बाद प्लस गोली का संवेग बराबर दोस्तों 0 का। तो अब अगर दोस्तों इन सारी वैल्यू को पुट किया जाए, पिस्तौल का संवेग
तो संवेग बराबर आप फार्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, mv होता है प्लस का, ये हमारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पिस्तौल का संवेग इतना इतना, अब पिस्तौल को प्रतिघाती वेग पूछा गया तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी mv हो जाएगा, आगे हमारा 0 हो जाएगा। अब अगर इसको हल किया जाए दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल, तो द्रव्यमान कितना दिया गया, 3 किलोग्राम, और 3 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3000 ग्राम बन जाएगा। वेग कितना बताया गया है, यहाँ पे दोस्तों कितना बताया गया है, ये पहला हमारा एक 3 किलोग्राम के एक पिस्तौल को 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 40 किलोग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये v हमारा यहाँ पे निकालना है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग हमको निकालना है। अब यहाँ पे प्लस कर दिया और फिर अगला हमारा 40 ग्राम दिया गया तो हमने यहाँ पे 40 रख लिया, और अगला हमारा जो v का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 180 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब अगर इसको हल कर दिया जाए दोस्तों तो यहाँ से ये दोनों जीरो से हमने ये दोनों जीरो कट कर दिया, और फिर आगे देखें तो ये हमारा हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5v बराबर 4 ते 12, यहाँ पे हमारा 12 आ गया। तो v का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस था, आगे बराबर 0 और फिर यहाँ भी आगे बराबर 0। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब इस जगह पे जो हमारा हो जाएगा ये प्लस था, इस जगह पे यहाँ पे हमको प्लस लगाते चले आना, ठीक है। तो यहाँ पे v बराबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 12/5 हो जाएगा। तो v का वैल्यू आ जाएगा 5 दूना 10 माइनस का, और यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के माइनस का 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 2.4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा देखा जाएगा तो 268 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 267 के बाद हम लोग दोस्तों 269 नंबर क्वेश्चन, और इस पे दिया गया है, कहा गया किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है, न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का चौथा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर अब बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहा जाता है। यानी कि 269 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जो प्रथम नियम होता है न्यूटन का, उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब द्वितीय नियम को दोस्तों हम क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण, संवेग का नियम कहेंगे, संवेग संरक्षण का नियम कहेंगे। और तृतीय नियम को बोलते हैं दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अगर कभी ऐसी बात पूछी जाए आपसे कि न्यूटन के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या, किससे जानते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को दोस्तों हम जड़त्व के नियम से जानते हैं। और पूछा जाए न्यूटन के द्वितीय नियम को किससे जानते हैं दोस्तों, तो संवेग के नियम से जानते हैं। और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 269 का सी के साथ ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है कि गति का दूसरा नियम से संबंधित है, गति का दूसरा नियम से संबंधित है दोस्तों दाब से, जड़त्व से, थ्रस्ट से, या दोस्तों संवेग से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, गति का दूसरा नियम हमारा किससे संबंधित होता है दोस्तों, गति का दूसरा नियम हमारा संवेग संरक्षण से संबंधित होता है। अभी मैंने बताया है कि प्रथम नियम जो होता है गति का, प्रथम नियम जो होता है, प्रथम नियम गति का जो होता है, गति का वो उसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और जहां से द्वितीय नियम अगर गति का देखें तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, संवेग का नियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, संवेग का नियम बोलते हैं। इनको ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, बहुत पेपर में पूछा जाता है। और अगर तृतीय नियम की बात की जाए तो तृतीय नियम हमारा दोस्तों होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्रिया, यहाँ पे प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं इसको। तो ये तीनों नियम हो गए दोस्तों। अब इसमें देखिए पूछा गया तो गति का दूसरा नियम किससे संबंधित होता है दोस्तों, तो संवेग से। यहाँ पे हमने लिखा है ये मतलब सेकंड नियम हमारा गति का संवेग के नियम से संबंधित होता है। तो संवेग हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो जड़त्व लिखा है हमारा प्रथम नियम से संबंधित है, और यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों दूसरा नियम, तो हमारा संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 270 के बाद दोस्तों 271 नंबर, और इस पे दिया गया है न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है।
फिर दोस्तों कहा गया जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम दोस्तों, दूसरा नियम अभी मैंने बताया है आपको कि दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, गलत है, बलों के प्रभावों को समझने में काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 271 का जो हो जाएगा दोस्तों सी, बलों के प्रभावों को समझने में सहायक होता है, यानी कि 271 का हमारा सी के साथ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बल का अगर देखा जाए दोस्तों, फार्मूला क्या होता है बल के गति का दूसरा नियम, F बराबर होता है ma होता है, क्या होता है दोस्तों, ma। तो बलों के प्रभावों को समझने में सहायक होता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहाँ पे 272 नंबर पर दिया गया है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है दोस्तों। अभी हमने लिखा न्यूटन के गति के दूसरा समीकरण नियम क्या होता है, F बराबर ma होता है। तो 272 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 273 नंबर और इस पे दिया गया है कि समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। क्या होता है दोस्तों, ये द्वितीय नियम होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो द्वितीय हमारा ये सेकंड हमारा 273 का ए के साथ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कितने से आसान आसान से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग गहनता से पढ़िएगा और इस बार अच्छे से पढ़ करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई राय सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी राय सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इनके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो मतलब डिस्क्रिप्शन में दिए गए इन सभी चैनलों का लिंक के साथ आपको जुड़ना होगा और वहां से दोस्तों आपको इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 273 के बाद दोस्तों हम लोग 274 नंबर क्वेश्चन और 274 नंबर पे दिया गया है। इस पे कहा गया कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद के टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। अगर हम न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, अगर हम किसी दीवार में क्या करेंगे, गेंद को फेंकेंगे और टकरा करके वो वापस लौट करके हमारे पास आ जाएगा, तो यानी कि कहा गया कि न्यूटन का कौन सा नियम है, इसके संबंध की व्याख्या करिएगा। ये न्यूटन का पहला नियम है गति का, ये दूसरा गति का नियम है, गति का तीसरा नियम है, या कोई भी नियम नहीं है। दोस्तों आपको बता दो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, तीसरा गति का नियम है। यानी कि क्या हो जाएगा 274 का सी के साथ हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमारा क्या होता है, तीसरा का नियम, यही हमारा 274 का सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 275 नंबर और इस पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर है। तो 275 का हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति तीसरे नियम के लिए सही व्याख्या करता है। बल जो है अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। 275 का हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। 276 नंबर देखेंगे और इस पे कहा गया है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अरस्तु के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, एडिसन के द्वारा। तो 276 का हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। दोस्तों न्यूटन ने ही गति के तीनों नियम को दिया है। दोस्तों पहला नियम जो हमारा होता है न्यूटन के गति का पहला नियम, उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और दूसरे नियम को हम बोलते हैं संवेग का नियम बोलते हैं। और तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। तो यही हमारे गति के नियम तीनों हैं, इनको किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो यानी कि ऑप्शन हमारा देखा जाएगा तो 276 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। अगर देखा जाए तो न्यूटन जो व्यक्ति थे, न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक थे, वो 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, अपनी पुस्तक यहाँ पे प्रिंसिपिया में मतलब प्रिंसिपिया पुस्तक में उन्होंने ये गति के 3 नियम दिए थे। गति के 3 नियम दिए थे। कौन दोस्तों, न्यूटन। चलिए ये इससे रिलेटेड बातें हो गई। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 276 के बाद दोस्तों 277 नंबर क्वेश्चन। और इस पे दोस्तों 277 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है
यहाँ पे देख लीजिए 277 नंबर पे दिया गया है कि आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित हैं। दोस्तों 3 नियम प्रतिपादित हैं, आपको मैंने बता ही रखा हूं, तो वो हम लोग यही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो 277 का एक के साथ एक क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 278 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी न्यूटन ने अपने इन तीनों गति के नियमों को कौन से वर्ष में दिया था। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, देख लीजिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में लिखा 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया गति के नियम को दिए थे, कौन, न्यूटन ने। 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। तो 1687 हमारा यहाँ पे दिया गया कौन से ऑप्शन पे, डी पे। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 279, यानी कि इसमें दिया गया है, कहा गया है कि गति का प्रसिद्ध नियम डॉट डॉट ने दिया था। दोस्तों गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, यानी कि 279 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग 280 नंबर क्वेश्चन। 280 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डॉट डॉट के समानुपाती होती है। लागू विस्थापन, लागू बल, लागू स्थितिज ऊर्जा या लागू दाब। 280 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है, यानी कि 280 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे न्यूटन का नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ये अगर बात की जाए लागू बल को हम क्या कहेंगे, इसे न्यूटन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, इसे न्यूटन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, द्वितीय नियम भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इतनी सी बातें हो गई। नेक्स्ट देखेंगे 280 के बाद दोस्तों हम लोग 281 नंबर क्वेश्चन, और यहां पे दिया गया है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम इनमें से कौन सा दर्शाएगा, ये बात हमको बतानी है। कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। तो ये गति का द्वितीय नियम हमारा इसमें पालन नहीं करेगा। फिर कहा गया कि जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी, ये भी गलत है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, ये भी गलत है। किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। यही हमारा 281 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों 281 के बाद दोस्तों 282 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमको गलत वाला कथन बताना है। तो 282 का देखें, कहा गया जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। फिर आगे कहा है पीछे की ओर एक झटका लगता है। इसने कहा है कि एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह आगे गिर जाता है। ये बात सही कह रहा है दोस्तों। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री आगे की ओर एक झटका लगता है। ये भी बात सही कह रहा। इसने क्या कहा, पीछे की ओर झटका लगता है, इसलिए दोस्तों हमारा गलत क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बल्कि बस हमारी क्या होती है, अचानक रुकती है तो हमें क्या होता है, आगे की ओर एक झटका लगता है। तो इसमें कह दिया पीछे की ओर झटका लगता है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा 282 का यहाँ पे ए के साथ ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमारा 283 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, कहा गया है कि 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को डॉट डॉट कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाएगा, यहाँ पे 1 न्यूटन कहा जाएगा, 1 कूलाम कहा जाएगा, 1 पास्कल कहा जाएगा, या फिर दोस्तों 1 जूल कहा जाएगा। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे 283 नंबर हमारा 1 न्यूटन कहा जाएगा। 1 न्यूटन कैसे कहा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार अगर हम देखें तो फार्मूला होता हमारा बल बराबर F, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे यहाँ पे त्वरण होता है। अगर इसको हम लिखें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F बराबर एम ए, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, F बराबर एम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा F जो दिया गया है, यहाँ पे बल, तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 किलोग्राम, और बल त्वरण हमारा यहाँ पे दिया गया है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिया। अगर इनको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। दोस्तों ये इतने हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन लिख सकते हैं, तो यानी कि 1 न्यूटन लिख देंगे, तो यानी कि बल हमारा यानी कि इतना बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों,
ये 1 न्यूटन बन जाएगा, यानी कि 1 न्यूटन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 283 के बाद दोस्तों 284 नंबर, और इस पे कहा गया है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। दोस्तों क्योंकि वह घबरा गया है, गलत बात है, वो घबरा नहीं जाएगा दोस्तों। फिर आगे देखेंगे, फिर कहा है कि क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ये भी बात गलत है। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, यानी कि ऑप्शन हमारा 284 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 284 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। और अगला देखेंगे हम लोग 285 नंबर क्वेश्चन। इस पे कहा गया है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो राइफल की गतिज ऊर्जा हमको बतानी है, गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, या फिर दोस्तों शून्य होगी। तो 285 का हमारा हो जाएगा बी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। जब अगर हम कोई राइफल से गोली चलाते हैं तो यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 285 के बाद दोस्तों 286 नंबर, और यहां पे दिया गया है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। यानी कि अभी हम फार्मूला जानते हैं, बल बराबर एम इंटू दोस्तों यहाँ पे ए, यहाँ पे एम हमारा क्या है, ये द्रव्यमान है, और ए हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये त्वरण है। क्या है दोस्तों, त्वरण है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, एफ हमारा क्या है, बल है। तो यही देख लीजिए पूछा गया है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है दोस्तों, बल कहा जाता है। तो 286 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 286 के बाद दोस्तों हम लोग 287 नंबर, और 287 नंबर यहाँ पे दिया गया है। इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। दोस्तों तृतीय नियम की व्याख्या कौन सा करेगा, हमें बताना है। रॉकेट लॉन्च करना, बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये गलत है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, भी गलत है। तेजी से आते हुए क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, ये भी सही नहीं है। जो कहा गया न्यूटन के गति का तृतीय नियम जो यहाँ पे है, रॉकेट लॉन्च करना हमारा न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, और बाकी ये हमारे न्यूटन के द्वितीय नियम है दोस्तों। तो यहाँ पे तृतीय नियम की बात कही गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रॉकेट लॉन्च करना, यानी कि 287 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे हमारा 288 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। जब मतलब कह रहा है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम। तो 288 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे गति का ये तीसरा नियम होता है, यानी कि जब कोई नाविक जो होगा अगर नाव में बैठा होगा और कूदेगा तो नाव थोड़ा सा पीछे की ओर हट जाती है, तो ये हमारा क्या यहाँ पे होता है, गति का तीसरा नियम कहलाता है। 288 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 289 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 289 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का नियम, न्यूटन के गति के सभी नियम। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम जो है रॉकेट लॉन्चिंग का प्रमुख यानी कि मुख्य उदाहरण है, यानी कि 289 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अंतर्गत ही रॉकेट लॉन्चिंग का आता है। आगे देखेंगे 289 के बाद दोस्तों 290 नंबर, और इस पे दिया गया है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया था। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम पहले है, फिर बाद में कहा गति का दूसरा नियम, गति का प्रथम और दूसरा नियम, गति का प्रथम नियम। एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़िएगा, यहाँ पे कहा दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गति का तीसरा नियम। अगर दो वस्तुएं होंगी उनके मध्य बल हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर और विपरीत होता है।
दो वस्तुएं अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, इसमें क्या कंडीशन बनेगी, एक तो ये हमने वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाया, और एक अगर हम देखें तो वस्तु के इसी दिशा में ही बल लगाएंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन में बल लगाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यही दो कंडीशन बनेगी, तो गति का तीसरा नियम हो जाएगा। यह विचार न्यूटन के किस नियम पर रूप में है, ये कहा ना, मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है दोस्तों, विपरीत में हमारा ये आ जाएगा और सेम में हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कुल मिलाकर के गति का तीसरा नियम होता है। आगे देखेंगे 290 के बाद दोस्तों 291 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। अब दोस्तों यही कहा गया है न्यूटन के कौन सा नियम, जैसे बस खड़ी है और उसमें व्यक्ति कोई बस में खड़ा है और बस अभी रुकी हुई है, अचानक बस जब चलेगी तो व्यक्ति क्या होता है, पीछे के लिए गिर जाता है। तो इसमें कहा गया है कि न्यूटन का कौन सा नियम यहाँ पे हमारा पालन करता है। तो न्यूटन का जो यहाँ पे हमारा नियम हो जाएगा दोस्तों, प्रथम न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, तृतीय नियम या संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, यानी 291 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी, नाव तट से दूर चली जाएगी, गलत है, स्थिर रहेगी, डूब जाएगी, तट की ओर चलेगी, नाव तट से दूर चली जाएगी, यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 292 का हमारा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति नाव में बैठा है और नाव से जब उतरेगा या कूदेगा तो क्या हो जाएगा, नाव पीछे की ओर चली जाती है, यानी कि नाव दूर चली जाएगी। यह हमारा यहाँ पे 292 का ए के साथ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 293 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। दोस्तों यह न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है, तो यह न्यूटन के नियम का दोस्तों तृतीय नियम है। दोस्तों गति का तृतीय नियम या न्यूटन का तृतीय नियम आप कह सकते हैं। जब हम बंदूक से गोली दागते हैं तो बंदूक पीछे की ओर, यानी बंदूक जो है उसके गोली दागने के विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम होता है। आगे देखेंगे 293 के बाद दोस्तों 294 नंबर, और इस पे कहा गया है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस परिस्थिति या किस स्थितियों पर लागू होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। तो 294 का हमारा हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा गति का तीसरा नियम। ये बिल्कुल परफेक्ट, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है इसको 2-3 बार। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, यही हमारा क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। आगे और पढ़ लेते हैं, एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है, ये तो हमारा तीसरा नियम नहीं है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, ये भी नहीं है। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 294 का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 295 नंबर, और 295 नंबर हमारे यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। न्यूटन के गति का तीसरे नियम का उदाहरण है, तो 295 का हो जाएगा हमारा दोस्तों न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो रॉकेट लॉन्च करना हमारा दोस्तों क्या होता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। ये दोस्तों पेपर में बहुत बार पूछा गया, रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन के कौन सा नियम है दोस्तों, या कह देगा गति का कौन सा नियम है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा तीसरा नियम है। चलिए आगे देखेंगे 295 के बाद दोस्तों 296 नंबर, और इस पे दिया गया है कि एक बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, गति का पहला नियम, तीसरा नियम या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो 296 का हमारा यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा इस जगह पे न्यूटन के गति का पहला नियम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है, तो न्यूटन की गति का पहले नियम को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 297 नंबर, और इस पे दिया गया है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को दोस्तों क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, जड़त्व का नियम कहेंगे। अब संवेग के नियम को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। गति का नियम दोस्तों यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वो हमारा तीसरा नियम होता है। यहाँ पे न्यूटन के प्रथम नियम को पूछा गया था, जो हमारा हो जाएगा 297 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 298 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है।
यहाँ n का मान होना चाहिए 1 -1 2 -2। तो यहाँ पे 298 का हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 होना चाहिए। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है, जहां n का मान हमेशा क्या होता है दोस्तों, मान होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि 298 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 299 और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा, तो 50 न्यूटन से देगा दोस्तों। अब कैसे देगा ये समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है 70 किलोग्राम का आदमी है और 50 न्यूटन के बल से, 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का दे देता है। ठीक है, तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को जब को कितने बल से धक्का देगा, तो ये दोस्तों हमारा 50 न्यूटन के ही बल से धक्का देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 299 का ए के साथ क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 300 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो 300 का दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, यानी कि 300 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे दोस्तों 301 नंबर और 301 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डॉट होता है। स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है, लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है, या फिर दोस्तों स्थिर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, स्थिर होता है। स्थिर हमारा ऑप्शन डी पे दिया गया है। तो 301 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 302 नंबर और यहाँ पे दिया गया है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डॉट कहा जाता है। संवेग कहा जाएगा, बल कहा जाएगा, वेग कहा जाएगा, या फिर दोस्तों जड़त्व कहा जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जड़त्व कहा जाएगा। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहेंगे, इसे हम गैलीलियो का नियम भी नाम से जानते हैं। यानी कि हमारा 302 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। और दोस्तों होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह कोई डाउट या डट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आपका कोई राय सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप कोई वीडियो सीरीज थोड़ा सा भी कोई पार्ट हमारा पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे दिया गया 303 नंबर क्वेश्चन में, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डॉट का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। दोस्तों आराम, दिशा, आकार, या फिर दोस्तों गति। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा दोस्तों, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि दोस्तों क्या हो, गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो गति हमारा दिया गया है डी पे। तो 303 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 304 नंबर और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर डॉट के कारण हटता नहीं है। मतलब के कारण हटता नहीं है दोस्तों। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण से हटता नहीं है दोस्तों, जड़ता के कारण, गति के कारण, चुंबकत्व के कारण, या फिर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़ता के कारण। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं है। 304 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 305 नंबर और इस पे दिया गया है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को हम लोग कहेंगे दोस्तों यहाँ पे जड़त्व कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 305 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 305 के बाद दोस्तों हम लोग 306 नंबर और यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है किसी स्थिर वस्तु
किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रतिक्रिया कहलाती है। दोस्तों वेग कहलाएगी, बल कहलाएगी, संवेग कहलाएगी या फिर दोस्तों जड़त्व कहलाएगी। तो 306 का हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन यानी जड़त्व कहलाएगी। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, जड़त्व कहलाती है। दोस्तों देख लीजिए जेईई में और एएलपी टेक में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 306 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 306 के बाद दोस्तों 307 नंबर, और इस पे कहा गया कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। यानी कि 307 का अगर हम देखेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कहा गया कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। यानी कि 307 का बी के साथ हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 307 के बाद दोस्तों हम लोग 308 नंबर, और यहां पे दिया गया है कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। दोस्तों 308 का हो जाएगा जड़त्व का नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को ही कहते हैं, तो इसको आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। यानी कि 308 का ए के साथ हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 309 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डाट के कारण होता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल, जड़त्व या अपकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, ये हो जाएगा जड़त्व। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह दोस्तों जड़त्व के कारण होता है। यानी कि 309 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखेंगे 309 के बाद दोस्तों 310 नंबर, और यहां पे दिया गया है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, फिर दोस्तों अगर देखें तो जड़त्व का नियम, फिर दोस्तों देखें न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो ये हो जाएगा दोस्तों जड़त्व का नियम। यानी 310 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आज के पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? एक ही आकार के रबर बाल और पत्थर के बीच, स्कूटर और बस, या 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। दोस्तों 311 का हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज में क्या होता है दोस्तों, इनके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार कोई डाउट या डट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपकी राय भी हो तो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।